मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछली कक्षा में मैंने LLB जो सेकेंड ईयर है उसमें डिफेमेशन को बताया था। आज की जो कक्षा है उसमें मैं आपको चोरी के बारे में, चोरी का जो अपराध है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। चोरी का अपराध संपत्ति के संदर्भ में एक अपराध है और यह IPC का जो सेक्शन 378 है उसमें इसको परिभाषित किया गया है। इस सेक्शन को पनिशमेंट 379 में किया गया है और इसके अलावा फिर चोरी के कुछ प्रकार हैं वो 381 और 382 के अंतर्गत जो कि बताए गए हैं। चोरी का जो मुख्य अपराध है, यह अपराध संपत्ति के संबंध में किया जाने वाला एक अपराध है और इस अपराध का मुख्य जो घटक है वह कब्जा है। यानी यह अपराध कब्जे के विरुद्ध किया गया एक अपराध होता है। यदि कोई संपत्ति जिसका कब्जा किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं है तो वह चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि उस वस्तु का कब्जा हो। तो चोरी का अपराध IPC की धारा 378 में परिभाषित किया गया है और चोरी के अपराध के लिए इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई भी जंगम संपत्ति, कोई भी चल संपत्ति उस व्यक्ति के सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक लेने का आशय रखते हुए जब कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को ले लेता है, यानी उस संपत्ति को हटा देता है, तो वह चोरी की विषय वस्तु हो जाती है और वह चोरी का अपराध घटित कर देती है। लेकिन इस परिभाषा में सबसे पहले है बेईमानी पूर्वक आशय का होना। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति ली और संपत्ति लेने का उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं है तो ऐसा कार्य अपराध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा और वह चोरी नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण है कब्जा। तो संपत्ति यदि बेकब्जा है और किसी व्यक्ति का उस पर कब्जा नहीं है तो वह संपत्ति आपराधिक दुर्विनियोग की विषय वस्तु हो सकती है, लेकिन चोरी की विषय वस्तु नहीं होगी। और तीसरा इसमें है चल संपत्ति। यानी यदि कोई संपत्ति भूबद्ध है, धरती से जुड़ी हुई है, तो वह चोरी की विषय वस्तु नहीं होगी। यानी केवल चल संपत्ति ही चोरी की विषय वस्तु के अंतर्गत होगी। और इसका चौथा जो तत्व है वो है सहमति, कंसेंट। यदि किसी व्यक्ति की सहमति, जिस व्यक्ति की वह संपत्ति है ले ली गई है, तो वह चोरी का अपराध घटित नहीं करेगी और वह सम्मति मानी जाएगी उस व्यक्ति की। अब सम्मति का जहाँ प्रश्न है तो सम्मति दो प्रकार की हो सकती है, यानी एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। इम्प्लाइडली तो कोई व्यक्ति इशारों से कह सकता है कि अमुक संपत्ति को आप ले सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, और आप उस व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना, यानी कि उसकी केवल इम्प्लाइड कंसेंट से आप उस संपत्ति को ले लेते हो, तो वह चोरी का एक आपका अपराध सृजित नहीं करेगी। दूसरा है एक लिखित सहमति। यानी कि जब आप कोई वस्तु जिसको आप लेना चाहते हो, यदि आप उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के माध्यम से उसको आप एक्वायर करते हो तो वह संपत्ति चोरी की विषय वस्तु नहीं होगी और वह चोरी का अपराध घटित नहीं करेगी। और इसका अंतिम जो लास्ट तत्व है वो है हटाना, यानी कि उसको सेपरेट करना। जैसे कोई एक टिम्बर है, सूखा हुआ पेड़ है और वह धरती से जुड़ा हुआ है, तो क्या वह चोरी की विषय वस्तु हो सकता है? तो वह भूबद्ध है तो वह चोरी की विषय वस्तु नहीं होगा। जैसे ही वह पेड़ हट जाएगा वहाँ से चोरी की विषय वस्तु हो जाएगा। अब आप उस वृक्ष को हटा देते हो तो वह चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा और आप पे धारा 378 की जो परिभाषित जो पांचों तत्व हैं, यदि वे पूरे हो जाते हैं तो आपका जो अपराध है वो चोरी के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब इसमें है सबसे पहला कि एक व्यक्ति है और वह
उस एक पेड़ को जो कि भूमध्य है, धरती से जुड़ा हुआ है, काट देता है तो क्या चोरी होगी? तो यह चोरी हो जाएगी। दूसरा है, यदि कोई एक व्यक्ति है ए और ए में कोई एक प्लेट है या कोई एक पदार्थ है और उसको बी को दिया है कि वह उस संपत्ति को अपने पास कुछ समय के लिए रख लेता है, रखने के लिए वह उसको दे देता है। लेकिन जिस व्यक्ति को वह यानी बी व्यक्ति को जो कोई सामान दिया गया है, बी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए उस सामान का यूज कर लेता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यह चोरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। यह केवल आपराधिक दुर्विनियोग होगा, क्योंकि वह संपत्ति जिस व्यक्ति ने दी थी अपनी सहमति से बी व्यक्ति को दी थी, अब बी व्यक्ति ने उस संपत्ति का अपने लिए गलत तरीके से उपयोग कर लिया है, ना कि उसको उसने गलत तरीके से प्राप्त किया। प्राप्त नहीं करने की स्थिति में वह चोरी के अपराध के लिए दंडित नहीं होकर के और वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। इसके अलावा है, कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपनी एक पुस्तक है अपने मित्र की, और उस मित्र की पुस्तक को अपनी समझ करके भूल से अपने घर ले जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह मित्र अपने दूसरे मित्र पर चोरी का अभियोग नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वह बिना किसी बेईमानीपूर्वक आशा के अपनी किताब को ले गया था, यद्यपि उसको यह ज्ञान नहीं था कि वह किताब जिसको वह ले जा रहा है वह उसके मित्र की है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति चोरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा और चोरी के दंड से वह दंडनीय नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो चोरी के अपराध के लिए है कि आप उस व्यक्ति जिस व्यक्ति ने वो चीज़ ली है, जिस व्यक्ति ने वह वस्तु ली है, वह वस्तु किस प्रकार से प्राप्त की है। यदि उस वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो वह चोरी की विषय वस्तु होगी, और कब्जा नहीं है तो वह चोरी की विषय वस्तु नहीं होगी। एक बार वापस से थोड़ा सा ब्रीफ में और बता देता हूँ। धारा 381, धारा 382, धारा 381 और 382 में चोरी के दो टाइप से जो कि यदि वो दिए गए हैं, लेकिन चोरी के अंतर्गत आप सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें देखने वाली बात है वो आपको सबसे पहली बात इसकी यही है कि चोरी के अपराध में आप सबसे पहले उस वस्तु का कब्जा देखो कि वस्तु का कब्जा किस व्यक्ति के अंतर्गत है, और यदि वह कब्जा जिस व्यक्ति के अंतर्गत है, जिस व्यक्ति के अंतर्गत वह कब्जा जिस है तो वह उस के अंतर्गत वह उसमें चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा और वह व्यक्ति चोरी की जो कि अपराध का करने का एक दोषी व्यक्ति माना जाएगा। अब धारा 381, धारा 381 के अंतर्गत है लिपिक या सेवक के द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। तो अब यहाँ एक पनिशमेंट का थोड़ा सा ग्रीवियस है, और वो ग्रीवियसटी इसकी ये है कि संपत्ति है लेकिन वह संपत्ति लिपिक या सेवक के द्वारा की जा रही है, यानी कि एक आइडेंटिफाइड पर्सन के द्वारा की जा रही है, और आइडेंटिफाइड पर्सन भी ऐसा है जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि वह चोरी करता है तो उसके लिए कारावास जो कि है वह 7 वर्ष से अभी तक का जो कारावास है वो कि देने का उसके अंतर्गत प्रावधान है। साधारणतः अगर चोरी की बात करें तो साधारणतः चोरी करने के लिए जो पनिशमेंट है वो 3 वर्ष के अभी तक का पनिशमेंट इसके अंतर्गत जो कि वो दिया गया है। उसके अलावा सेक्शन 382 के अंतर्गत है चोरी करने के लिए मृत्यु, अपहत्य या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात चोरी। तो एक प्रकार से चोरी का थोड़ा सा एक ग्रीवियस जो कि है कि वह प्रारूप है कि आप चोरी करना चाहते हो लेकिन चोरी करने के लिए आपने एक तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, और प्रिपरेशन कौन कौन से अपराधों की दी है कि आप किसी की डेथ कर सकते हो, आप किसी व्यक्ति को अपहत्य कर सकते हो या उसको अवरोध करने के पश्चात। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पनिशमेंट 10 साल तक हो सकेगा, प्लस जुर्माने के अंतर्गत इसमें जो कि वह पनिशेबल करने के लिए है। अब इसका थोड़ा एक दृष्टांत है, और दृष्टांत जो भी है वह है कि क्या यह कि जेब काटता है, और ऐसा करने के लिए वह अपने बहुत सारे साथी हैं उनको अपने पास नियुक्त करता है कि यह समझा जाए कि क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह अवरोध करता है, और उस अवस्था के अंतर्गत वह पारिभाषिक जो कि यदि वह अपराध करता है वो चोरी के दंड से वह दंडनीय जो कि माना जाएगा, चोरी के दंड से वह दंडनीय होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने छोटा सा एक देखा है कि चोरी क्या होती है, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके इलस्ट्रेशंस क्या है, इसके पनिशमेंट्स क्या हैं, जो टाइप्स इसके कौन कौन से हैं। आगे की जो हमारी कक्षा है उस कक्षा के अंतर्गत हम एक नॉर्मल टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारे
370 इसमें आपको 378 टू 383 तो आप थ्योरी इसमें पढ़ ही चुके हो। अब आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में हम जो सेक्शन देखेंगे वो सेक्शन हम देखेंगे अब प्राइवेट डिफेंस के बारे में। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, किन अवस्थाओं के अंतर्गत हम पनिशमेंट जो कि है कि न्यायिक रूप से प्रतिरक्षा करने का हमको अधिकार प्राप्त होता है और किन स्थितियों में जो कि न्यायिक जो कि है कि वह हमको प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से हम सेक्शन 76 से लेकर के और जो कि है कि हम 106 तक के जो है वो जो हमारे जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में जो सेक्शन दे रखे हैं उन सेक्शन को जो कि है कि हम पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है उस क्लास के अंतर्गत केवल हम थेफ्ट का ही एक अवलोकन जो भी हमने किया है और आज के लिए बस इतना ही जो कि है कि वह आज का टॉपिक मतलब चोरी तक ही है। आगे की कक्षा में